ये कहानी है आसानो की, जिसकी पूरी फैमिली एक कार एक्सीडेंट में मारी जाती है। उसके बाद से ही वो सबसे अलग और उदास रहने लगता है, क्योंकि वो और लोगों को खोने का दुख नहीं बर्दाश्त कर सकता था। पर इन सब के दौरान उसकी बचपन की दोस्त मुत्सुमे हमेशा उसके साथ रहती है और उसके फैमिली के जाने के बाद वो उससे वादा करती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। पर आसानो की दुनिया तब उथल पुथल हो जाती है जब उसे पता लगता है कि मुत्सुमी और उसका पूरा खानदान स्पाइज है। आसानो स्कूल में उदास बैठा हुआ था, तभी उसके पास कुछ स्टूडेंट्स आते हैं जो कि उसे सॉकर प्रैक्टिस के लिए बुला रहे थे और वो ये ऐसा 10वीं बार कर रहे थे। लेकिन हर बार की तरह आसानो फिर से उन्हें मना कर देता है। वो उससे कहते हैं कि तुम कभी हमारे साथ घूमने क्यों नहीं चलते यार, चलो तुम्हें गर्ल्स हॉस्टल के बाहर नजारे दिखाते हैं। पर ये सब सुन के वो और नर्वस होकर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ मुत्सुमी लंच लेके आती है। वहीं वो तीनों लड़के बाहर खड़े होकर मुत्सुमी को देख रहे थे, जो कि स्कूल में काफी पॉपुलर है। इसके बाद वो आसानो को खाना खिला रही थी, लेकिन तभी वो निवाला वाइस प्रिंसिपल आके खा लेता है। ये देख के मुत्सुमी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम तो बाहर लेक्चर देने गए थे ना। पर हिरुकावा कहता है कि वो उसके खाने को इतना मिस कर रहा था कि उसने अपना स्केड्यूल चेंज कर लिया और वो वहां से जाते जाते आसानो से कहता है कि स्कूल के बाद वो उसके ऑफिस आए। स्कूल के बाद जब वो उसके ऑफिस जाता है, हिरुकावा उसे अपने सीक्रेट कलेक्शन में से मुत्सुमी की बहुत सारी फोटोज दिखाता है और वो उसे अपनी मुत्सुमी की फेवरेट फोटो भी दिखाता है। ये सब देख के आसानो पुलिस में कंप्लेंट करने के बारे में सोचता है। और एक सेकंड, इनके पास मुत्सुमी की बचपन की फोटोज कैसे हैं? इसके बाद हिरुकावा कहता है कि मुत्सुमी बहुत सुंदर है और ऐसे में किसी को तो उसकी हिफाजत करनी होगी। इस छोकरे ने उसे कल प्रपोज किया था, तो मैंने इसे काफी प्यार से समझाया और देखो ये मान भी गया। हिरुकावा ने तनाका की ऐसी की तैसी कर रखी थी और उन्होंने उसकी वीडियो भी बना रखी है जिसमें वो माफी मांग रहा था कि वो कभी अब मुत्सुमी के पास नहीं जाएगा। ये देख के उसकी फटी रही थी कि हिरुकावा उसकी गर्दन पे चाकू रख देता है और कहता है कि मैंने तुम्हें अभी तक इसलिए छोड़ रखा था क्योंकि तुम उसके बचपन के दोस्त हो, पर अब तुम उसके ज्यादा ही करीब जाने लगे हो। माफ करना, मैं ये सब कुछ अपनी छोटी बहन के लिए कर रहा हूँ। लेकिन तभी वहाँ एक लड़की आती है। वो एक स्विच दबाती है जिससे वहाँ बहुत तेज रोशनी आती है और इसी दौरान वो आसानो को वहाँ से लेकर चली जाती है। जब आसानो की आंखें खुलती है, वो अपने सामने मुत्सुमी और उसके साथ इतने सारे अजीबोगरीब लोगों को देखकर घबरा जाता है। मुत्सुमी उसे शांत कराती है कि ये सभी उसके भाई बहन हैं और वो उन सभी को उससे इंट्रोड्यूस कराती है। ये उसकी बड़ी बहन फुटाबा है, ये उसका भाई शिंजो, उसका एक और भाई केंगो, उसकी एक और बहन शियोन और उसका जायंट सा ब्रदर नैनो। वाह, जो भयानक साइज में उसका नाम नैनो रखा हुआ है। और उनके पास एक गार्ड डॉग भी है। यस, ये डॉग है जिसका कि नाम गुलायत है। मुत्सुमी उसे बताती है कि उनका पूरा खानदान स्पाइस का है, पर आसानो को इस पे यकीन नहीं होता और उसे लगता है कि उस पे प्रैंक किया जा रहा है। मुझे यकीन है कि ये गन भी नकली होगी, पर जब वो शूट करता है तो वो असली थी। जिसके बाद वो उसे बताते हैं कि उन्हें ऑनलाइन 4.8 की रेटिंग मिली हुई है, जिसका कि राज उनके बड़े भाई चीरो है, जो कि उनकी फैमिली के बेस्ट स्पाई है। आसानो पूछता है कि पर वो मुझे क्यों मारना चाहते थे? फुटाबा बताती है कि हमें सोशल मीडिया से खबर मिली है कि कोई मुत्सुमी को मारना चाहता है। फुटाबा उसे बताती है कि काफी समय पहले चीरो की किसी गलती की वजह से मुत्सुमी की जान लगभग चली जाती है और इसी वजह से वो अब उसकी फिक्र कुछ ज्यादा ही करने लगा है और उसी इंसिडेंट की वजह से उसके कुछ बाल व्हाइट हो गए थे। उस इंसिडेंट के बाद से ही वो किसी को भी मुत्सुमी के पास नहीं आने देता। बस आसानो ही एक एक्सेप्शन था, वो भी इसलिए क्योंकि वो उसका बचपन का दोस्त था। लेकिन अब उसके पास तुम्हें मारने की वजह मिल चुकी है। तभी उनका अलार्म बजता है, यानी चीरो उसे मारने के लिए यहाँ पहुंच गया है। इसके बाद वो सभी उससे भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर अगर वो साथ में भी लड़े तो उनके जीतने के चांस सिर्फ 30% है और ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से कोई बुरी तरह से घायल हो जाए। तो फुटाबा इन सभी का एक सोल्यूशन देती है, तुम इन सभी से बच सकते हो अगर मुत्सुमी से शादी कर लो तो। हमारी फैमिली का एक रूल है कि हम अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं मारते और तुम्हें शादी करने के लिए बस इन रिंग्स को एक्सचेंज करना होगा। ये सुनकर आसानो की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। उसे फिर से किसी अपने को खोने का डर सताने लगता है। वहीं वो सभी अपने भाई से लड़ने की तैयारी कर रहे थे, पर वो उन सभी के ट्रैप से बचता हुआ वहां आकर बैठ जाता है। फुटाबा उसे समझाने की कोशिश करती है, पर वो मानने को राजी ही नहीं था। तो वो उसकी टाई पकड़कर उसे गोल गोल घुमाती है और उसे सोफे पर पटक देती है, जिसके बाद वो सभी साथ मिलकर उससे लड़ने लगते हैं। पर कोई भी उसे हल्की सी भी चोट नहीं पहुंचा पा रहा था और वो अपने एक ही हमले से उन सभी को दूर फेंक देता है और वो सभी को धमकी देता है, अगर तुम इस घर को सही सलामत देखना चाहते हो तो आसानो को मेरे हवाले कर दो। लेकिन फुटाबा उससे लड़ने के लिए आगे जाती है, पर वो आसानी से उसे बांध कर छत पे लटका देता है। शियोन सभी को पीछे जाने को कहती है और वो खुद उसके ऊपर अपने ड्रोन की मदद से हमला करती है। आसानो बाकी सबकी फिक्र कर रहा था, पर मुत्सुमी उससे कहती है कि डरो मत, उन्हें फैमिली मेंबर्स को मारना अलाउड नहीं है, तो किसी को भी कुछ नहीं होगा। इसके बाद वो उसे सीक्रेट जगह पे छुपने के लिए कहती है, पर ये देख के कि वो परेशान है, वो फिर से कहती है कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। चीरो सभी ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कर वहां पहुंचता है, जिसके बाद उससे लड़ने की गुलायत और मुत्सुमी की बारी थी, पर चीरो आसानी से गुलायत को बांध देता है और साथ ही
मोत्सुमी के हाथों को भी बांध देता है। पर वो असल में मोत्सुमी नहीं केंगो था, जो कि अपना रूप बदल सकता है। वहीं ये सारी चीजें असानो छुपकर देख रहा था, जिसके बाद चिरो समझ जाता है मोत्सुमी ने असानो का भेष बना रखा है। मोत्सुमी उसे असानो को अकेला छोड़ने को कहती है, क्योंकि वो उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चिरो कहता है कि ठीक है, पर वो आगे कहता है कि मोत्सुमी अब घर से बाहर नहीं निकल सकती और वो उसके आसपास के सभी लोगों को खत्म कर देगा ताकि कोई भी उसे नुकसान ना पहुंचा पाए। और वो खुद को उसे स्टैब करने देता है और कहता है कि तुम्हें बचाने के लिए मैं अपनी जान भी खतरे में डाल सकता हूँ। वो उसकी शर्तों को मानने ही वाली थी कि असानो वहाँ से बाहर आता है और उसे मोत्सुमी को छोड़ने को कहता है। चिरो उसे अपने फैमिली मैटर से दूर रहने को कहता है, जिसके बाद असानो उससे पूछता है बिया हो गया तुम्हारा। जिसके बाद मोत्सुमी उसकी तरफ अपनी रिंग फेंक देती है, पर जैसे ही असानो उसे पकड़ने जाता है, चिरो अपने जालों से उसे रोक देता है। पर उसके हाथों के बंधे होने के बावजूद भी वो उस अंगूठी को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसके हाथ जगह जगह से कट जाते हैं। और वो याद करती है कि कैसे मोत्सुमी ने हमेशा से ही उसका ख्याल रखा है और वो चिरो की वजह से उसे और दुख पहुंचता हुआ नहीं देख सकता था। इसके बाद उनका खानदान वहां आता है और वो देखते हैं कि असानो ने वो रिंग पहन ली है और वो वादा करता है कि वो हमेशा मोत्सुमी को प्रोटेक्ट करेगा। जिसके बाद रात को असानो अपनी शादी के बारे में ही सोच रहा था। ऑब्वियसली शादी की वजह से चिरो बिल्कुल खुश नहीं था। इसके बाद जब सुबह उसकी आंख खुलती है, वो देखता है कि चिरो फिर से उसके सामने चाकू लेकर खड़ा था। अबे साले बख्श दे यार, क्या कर रहा है? चिरो कहता है अरे जीजा जी, ये तो हमारे फैमिली ट्रेडिशंस हैं, हम ऐसे ही जगाते हैं। और वो कहता है कि ये तुम्हारी ट्रेनिंग का भी हिस्सा है। एक स्पाई सोते हुए भी हमेशा चौकन्ना रहता है। इसके बाद वो उसकी ट्रेनिंग को शुरू कर देता है। वहीं उसके चिल्लाने की आवाज मोत्सुमी तक पहुंचती है और जब वो ऊपर जाती है, वो देखती है कि चिरो असानो को योगा करा रहा था। चिरो उसे देखकर कहता है अरे हम तो बस प्रैक्टिस कर रहे थे। ये सुनकर मोत्सुमी को गुस्सा आता है, जो देखकर चिरो रुक जाता है। पर तभी अचानक से वो उन दोनों को लेकर बाहर कूद जाता है। जिसके बाद अचानक से ही उनका पूरा घर बॉम्ब से उड़ जाता है और बाहर आने के बाद वो बताता है कि घर में किसी ने बॉम्ब प्लांट कर दिया था। इसके बाद वो सभी कार में बैठे थे, जहाँ की चिरो को शिंजो रिपोर्ट देता है कि बॉम्ब घर के किचन में प्लांट किया गया था, यानी वो मोत्सुमी को ही मारना चाहते थे। और उन सभी को पता भी लग गया था कि मोत्सुमी की शादी असानो के साथ हो चुकी है। असानो पूछता है कि पर वो उसे क्यों मारना चाहते हैं। चिरो बताता है कि मोत्सुमी योजाकुरा फैमिली की 10th हेड है और उनकी फैमिली की हिस्ट्री एडो पीरियड्स तक जाती है। उनकी फैमिली में हर कोई किसी न किसी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज के साथ पैदा होता है, पर हर जनरेशन में बिना किसी पावर के एक बंदा पैदा होता है और उसे ही फैमिली का हेड बनाया जाता है, क्योंकि उसी में सुपर ह्यूमन जीन्स होते हैं जो कि उनकी स्पाइस की फैमिली को आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए बाकी सभी फैमिली मेंबर्स उसे प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद चिरो बताता है कि फैमिली के लीडर के तौर पर वो जल्द ही अंडरवर्ल्ड में कदम रखेगी, पर उससे पहले अभी उसका मिशन ये है कि उसे आम दुनिया के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। लेकिन तभी अचानक से उनके पीछे से कुछ लोग उन पर हमला करने लगते हैं। ये देखकर असानो डर जाता है, पर चिरो उसे कहता है कि फिक्र मत करो, ये गाड़ी बुलेट प्रूफ है। जिसके बाद वो और भी ज्यादा बड़ी गन से उनके ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन उनकी कार आसानी से उन सभी को डॉज कर लेती है। पर उसकी वजह से चिरो की चाय गिरने वाली थी, तो वो ड्राइवर से कहता है कि थोड़ा प्यार से ड्राइव कर भाई। और हम देखते हैं कि वो ड्राइवर गुलायत था। ये देखकर असानो हैरान रह जाता है, पर गुलायत तो मास्टर ड्राइवर था और जब उन पर एक रॉकेट लॉन्चर से हमला होता है, वो उसे भी बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। पर इससे चिरो की चाय गिर जाती है, तो वो गुस्से में गाड़ी से बाहर आ जाता है। वो आसानी से उन सभी की गोलियों को अपनी वायर से ब्लॉक कर देता है, जिसके बाद वो उसका यूज करके दोनों ही गाड़ियों को काट देता है। जिसके बाद वो गाड़ी में वापस आता है और वो असानो से कहता है क्योंकि अब तुम फैमिली के मेंबर हो, मोत्सुमी को प्रोटेक्ट करना अब तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। वो कहता है कि वो उसे एक स्पाई बनना सिखाएगा और आज के लिए उसका मिशन है कि आज पूरा दिन वो मोत्सुमी को प्रोटेक्ट करेगा। जब मोत्सुमी अपनी क्लास में जाती है, उसके तुरंत बाद ही असानो की एंट्री होती है, जो कि उस पूरे क्लासरूम की छानबीन करने लगता है। तभी वही लौंडे उसके पास आते हैं, पर असानो उन्हें देख के बिल्ली की तरह घुर्राने लगता है। इसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं। असानो गन को देखकर घबराया हुआ था, पर चिरो कहता है कि अगर तुम किसी को मार भी देते हो तो हम उसे कवर अप कर देंगे। मोत्सुमी कहती है कि ये ऊटपटांग हरकतें मत करो। ये सुनकर असानो को थोड़ी शांति मिलती है, पर इसके आगे वो कहती है कि असली खतरा तो बॉम्ब्स और जहर हैं, तो वो गन किसी काम नहीं आएगी। इसके बाद वो तमाया नाम के एक बॉम्बर से सावधान रहने को कहता है, जिसने कि उनकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से 3 बॉम्ब्स लगाए थे। उनमें से एक तो तुम्हारे घर फट चुका है और शायद से बचे 2 बॉम्ब स्कूल में होंगे। तमाया थोड़ा सनकी है और वो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहता है और साथ ही अपने मिशन के बारे में पोस्ट डालता रहता है। मुझे किसी मिशन पे जाना है, इसलिए आज उसे बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। वहीं स्कूल में असानो बड़ा ही चौकन्ना था और वो बॉम्ब को ढूंढने के लिए हर जगह छान मार रहा था और इसलिए वो मोत्सुमी का पीछा पूरे स्कूल में करता रहता है। लेकिन तभी तमाया एक पोस्ट डालता है कि सेकंड बॉम्ब प्लेस कर दिया गया है। ये देखकर असानो का माथा घूमने लगता है और तभी अचानक से उसके सर पे बॉल लगती है। लड़के आके उसका हालचाल पूछते हैं, लेकिन उसे खिड़की से एक आदमी दिखता है और जब वो उसका पीछा करते हुए अंदर जाता है
है उसके पीछे से एक नर्स आती है और उससे पूछती है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या। पर असानो कहता है कि नहीं नहीं, मैं बस ऐसे ही आया था यहाँ, और वहाँ से जाने लगता है। वो लड़की स्माइल करती है और जब वो वापस मुड़ के देखता है वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। इसके बाद मुत्सुमी क्लास में लंच कर रही थी, लेकिन अभी तक असानो बॉम्ब का पता नहीं लगा पाया था। पर उसे मित्सुमी का पीछा करते करते कई सारी चीजें पता लगी थी कि अगर कोई उसे कुछ खाने को देता है तो वो उसे नहीं खाती और वो हमेशा ही किसी ना किसी के साथ रहती है। इसके बाद वही 3 लड़के उसके पास आते हैं और क्योंकि उन्होंने उसके सर पे फुटबॉल मारी थी वो उसे एक चॉकलेट देते हैं, जिसे वो लेके सीधा मुंह में डाल लेता है। ये देख के वो सभी हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम काफी बदल चुके हो। और जैसे ही उसे इस बात का एहसास होता है, नर्वसनेस के मारे उसका पेट फिर से दुखने लगता है और वो फिर से बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है उसके सामने मुत्सुमी थी और दोनों ही अपनी शादी के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन तभी असानो की नजर सीलिंग पे चिपके हुए बॉम्ब पे पड़ती है और तभी वो बॉम्ब फट जाता है। स्टूडेंट्स को लग रहा था कि किसी ने केमिस्ट्री लैब में उल्टा पुल्टा बना दिया। दूसरी तरफ वही नर्स नैनो के साथ थी और वो असल में नर्स नहीं कैंगो था। वहीं शियोन भी उन दोनों पे नजर रख रही थी। वहीं जहां धमाका हुआ था वो दोनों सही सलामत थे। असानो ये सोचने लगता है कि आखिर उसे कैसे पता चला कि हम दोनों इस वक्त यहाँ होंगे। तभी वो सारे क्लूज को जोड़ने लगता है और उसे समझ में आता है कि ये सभी उसका प्लान था और उसे तीसरी बॉम्ब की भी लोकेशन पता लग जाती है। वो समझ जाता है कि तमाया जानबूझ के सारी बातें पोस्ट कर रहा था ताकि असानो हमेशा मुत्सुमी के साथ रहे और इस तरह से वही उसकी मौत की वजह बन जाता। बॉम्ब के फटने से पहले वो खिड़की से कूद जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो जमीन पे गिरता चीरो वहां आकर उसे बचा लेता है और उस बॉम्ब को भी डीएक्टिवेट कर देता है। इसके बाद वो सभी सेफली रूम में आ जाते हैं और वहां उसके बाकी के भाई बहन भी पहुंच जाते हैं और वो साथ में किसी को लेकर आए थे। मुत्सुमी पूछती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। कैंगो बताता है कि हम तो बस उसको पहले मिशन को देखना चाहते थे और जिस बंदे को वो लाए थे वो टमाया था। टमाया उससे कहने लगता है कि वो उसे ना मारे, पर चीरो उसको उसी के बॉम्ब से लपेट देता है और बाहर फेंक देता है, जिसके बाद रूम में बैठे सभी लोग आतिशबाजी को एंजॉय करते हैं। इसके बाद चीरो बड़े गुस्से में था क्योंकि उसने असानो से कहा था कि वो उसकी फैमिली से दूर रहे, पर मुत्सुमी उसे याद दिलाती है कि उसका घर तो मिट्टी में मिल चुका है तो इसीलिए वो अब हमारे साथ रहेगा। वैसे भी हम दोनों तो पति पत्नी हैं। ये सुनकर चीरो को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर अब वो बेचारा भला कर भी क्या सकता था। इसके बाद हम असानो को जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं और एक बड़े से आदमी ने मुत्सुमी का गला दबा रखा था। वो उससे कहता है कि तुम एक छोटी सी लड़की को नहीं बचा पाए तो तुम और किसी को क्या बचाओगे। इसके बाद वो मुत्सुमी का गला दबाने लगता है और उसकी चीख के साथ ही असानो उठ जाता है। ये सब बस एक सपना था। इसके बाद जब वो बेड से उतर रहा था उसका पैर गोलायथ पे पड़ जाता है और वो उसे काट लेता है। वो इतनी जोर से चिल्लाता है कि उसकी चीख मुत्सुमी तक पहुंच जाती है और वो वहां आकर उसके हाथों में पट्टी लगा रही थी और वो बताती है कि उसने गोलायथ को उसके ऊपर नजर रखने के लिए भेजा था ताकि चीरो उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे, पर यहाँ तो असानो की गोलायथ से ही फटी पड़ी थी। इसके बाद वो फुटाबा से कहता है वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है और इसलिए वो चाहता है कि वो उसे ट्रेन करे क्योंकि वो मुत्सुमी को प्रोटेक्ट करना चाहता है। पर फुटाबा उसे पूरे रूम में उठा के पटकने लगती है। वो कहती है कि वो जल्दीबाजी ना करे क्योंकि किसी टैलेंटेड बंदे को भी 3 साल लग सकते हैं कुछ मीनिंगफुल सीखने में। इसके बाद वो उससे कहती है कि अगर वो उनकी फैमिली की ऑल आउट ट्रेनिंग ट्राई करना चाहता है तो उसे उनके मैंशन में 1 महीने तक रहना होगा, जिसके बाद की उसकी ट्रेनिंग शुरू होगी। वो उसे थैंक यू कह के वहां से जा ही रहा था, लेकिन उसका पैर एक ट्रैप पे पड़ जाता है और वो मरते मरते बचता है। फुटाबा उसे बताती है कि पूरा मैंशन ट्रैप से भरा हुआ है और ये उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। अगर तुम 1 महीने तक इसे भी सर्वाइव नहीं कर पाए तो भूल जाना कि मुत्सुमी को तुम कभी बचा सकते हो, यानी उसके लिए यहाँ रहना भी जानलेवा है। इसके बाद जब अगली सुबह अलार्म बजता है, टाइम पे अलार्म ना बंद करने की वजह से वो फट जाता है तो वो बेचारा रूम से भागता भागता बाहर निकलता है, लेकिन वो फिर से एक और ट्रैप को एक्टिवेट कर देता है जो उसे लगभग जिंदा जला देती है। इसके बाद जब वो डाइनिंग टेबल पे पहुंचता है फुटाबा उसे याद दिलाती है कि ये उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। असानो पूछता है कि आखिर तुम सब इन ट्रैप से कैसे बचते हो। मुत्सुमी बताती है कि ये ट्रैप्स फैमिली मेंबर्स के लिए एक्टिवेट नहीं होते, सभी ट्रैप्स को एक कंप्यूटर कंट्रोल करता है जो कि उसे एक फैमिली मेंबर की तरह मान लेगा अगर वो सारे ट्रैप्स को सर्वाइव कर जाता है। इसके बाद असानो की तबीयत खराब होने लगती है। तभी नैनो बताता है कि उनके खाने में पॉइजन मिला होता है ताकि उन पे पॉइजन का असर कम हो, पर उस पॉइजन से उसे डायरिया हो जाता है और जब वो बेचारा टॉयलेट के पास जाता है वो देखता है कि वहां जाने के लिए उसे एक लॉक डोर को पार करना होगा। मुत्सुमी उसकी मदद करने जा रही थी पर फुटाबा उसे रोक देती है, पर उसकी चीख सुनने के बाद शियोन उसे बताती है कि अंदर जाने के लिए उसे पासवर्ड को क्रैक करना होगा जो कि हर मिनट चेंज होता रहता है। पर जब उन सभी को बदबू आने लगती है उन्हें उसकी मदद करनी ही पड़ती है। अगले दिन जहाँ सभी फैमिली मेंबर्स ट्रैप्स को अवॉइड कर रहे थे, असानो के लिए हर छोटा काम जान की बाजी लगाने जैसा था और उसकी पतली हालत देख के वो सभी उसकी फिक्र करने लगते हैं, पर वो कहता है कि वो ठीक है। इसके बाद हमें पता लगता है कि फैमिली ने उसे कुछ ज्यादा ही भारी शर्ट दे दी है तो वो बेचारा ढंग
ढंग से उठ भी नहीं पा रहा है। इसके बाद एक रात को असानो शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि उसे दूर से रिमोट पे निशाना लगाना होगा अगर वो टीवी को ऑन करना चाहता है तो। तभी वहां मोत्सुमी आती है और उसे ब्रेक लेने को कहती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए, पर असानो कहता है कि तुम्हारे लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ वो दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, जिसके बाद वो कार में बैठकर चली जाती है। इसके बाद स्कूल में कुछ लड़कियां मोत्सुमी को बुली कर रही थी और उनमें से एक लड़की उसके बाल काटने जा रही थी, लेकिन तभी वहां असानो आ जाता है और वो उस कैंची से अपने ही बाल काटने लगता है। ये देखकर उन्हें लगता है कि वो कोई सनकी है, तो वो जल्दी से वहां से भाग जाती हैं। वो मोत्सुमी को बताता है कि गाइडेंस काउंसलर ने उसे बाल कटाने को कहा था और वो इसके बारे में ज्यादा ना सोचे। अगर उसे कभी भी मदद की जरूरत पड़ती है तो वो उसे कह सकती है। प्रेजेंट में मोत्सुमी उससे कहती है कि वो हमेशा ही उसके साथ रहा है, तो उसे खुद को इतना पुश करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगले दिन असानो अलार्म के बजते ही उसे बंद कर देता है, जिसके बाद वो लेजर से बचता हुआ एक रूम में पहुंच जाता है। जिसके बाद वो गन को उठाता है और सामने पड़े रिमोट को शूट करता है और इस बार उसका निशाना लग जाता है, लेकिन उसे अभी भी चैनल चेंज करना नहीं आता था। तो शिंजो उसे बताता है कि चैनल चेंज करने के लिए उसे सही बटन को शूट करना होगा और वो उसके स्टांस को ठीक कर देता है। इसके बाद वहाँ शियोन आती है और असानो उससे पूछता है कि आखिर शिंजो हमेशा ऐसे क्यों रहता है। शियोन उसे बताती है कि वो शर्मीला है, इसलिए वो हमेशा कचरे के डब्बे में बंद रहता है। इसके बाद हम फुटाबा को देखते हैं जो कि केंगो से काम करवा रही थी, क्योंकि उसने सुबह बर्तन नहीं धोए थे। इसके बाद वो देखते हैं कि सामने से पॉइजन गैस निकल रही है, क्योंकि नैनो असानो की ट्रेनिंग करवा रहा था। ये देख के केंगो उसके पास जाने लगता है, पर फुटाबा उसके मुंह पे लात मारती है और उसे अपने काम पे ध्यान देने को कहती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और वो लेजर को अवॉइड करता हुआ डिनर टेबल तक पहुंच जाता है, जहां वो सभी के साथ खाना खा रहा था, लेकिन अभी भी उसके ऊपर जहर का असर हो जाता है और 2 नंबर जाने के लिए वो टॉयलेट के बाहर पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अभी भी वो दरवाजा नहीं खोल पाता। तो बेचारा मदद के लिए चिल्लाने लगता है, तो केंगो उसकी मदद करने जा रहा था, पर जब वो वहां पहुंचता है असानो जमीन पर पड़ा हुआ था। तो नैनो उसे एग्जामिन करता है और बताता है कि थकावट के कारण उसे बुखार हो चुका है और उसे रेस्ट करने की जरूरत है, पर असानो कहता है कि वो एक और हफ्ते तक ये सब कर सकता है। तभी फुटाबा उसके ऊपर से फेक स्किन हटाती है और हम देखते हैं कि उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। अगर उसने रेस्ट नहीं ली तो उसकी मौत भी हो सकती है, पर असानो कहता है कि मोत्सुमी को बचाने के लिए वो ट्रेनिंग करते रहना चाहता है। तभी फुटाबा उसके टकले पे मारती है और कहती है तू बचेगा तब तो उसे बचाएगा गधे, और उससे कहती है कि सर्वाइव करना भी उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। इसके बाद वो उसे बुक देती है और कहती है कि रिकवरी के वक्त तुम इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इसके बाद फुटाबा एक वीडियो देख रही थी जिसमें वो मोत्सुमी को बॉल की तरह घुमा रही थी और उसे लगता है कि असानो मोत्सुमी को उनसे बेहतर प्रोटेक्ट कर सकता है। जिसके बाद वो अपनी फैमिली फोटो देख रही थी। इसके बाद असानो उस बुक की मदद से उस लॉक को खोल देता है, जो देखकर सभी सेलिब्रेट करने लगते हैं। जिसके बाद असानो की रिंग चमकने लगती है। ये देखकर फुटाबा उसे बताती है कि अब इस घर ने तुम्हें एक फैमिली मेंबर की तरह एक्सेप्ट कर लिया है और अब से तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। जिसके बाद वहाँ शिंजो 100 किलो की टी शर्ट लेके आता है और शियान डिफिकल्टी लेवल नॉर्मल से हाई कर देती है और सभी उसे चेयर करने लगते हैं। इसके बाद मोत्सुमी खाना बना रही थी, तभी वहाँ असानो आता है और उसे पूछता है कि आखिर ब्रा पहनते कैसे है। ये देख के मोत्सुमी मुंह घुमा लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि असानो कुछ छिछोरी हरकत करना चाहता है। असानो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। तभी वहाँ नर्स के भेस में केंगो आता है जो कि उसकी ट्रेनिंग करवा रहा था। तभी वहाँ शिंजो आता है और पूछता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी असानो केंगो का मास्क उतार देता है। इसके बाद वहाँ चिरो आता है जो कि एक मिशन पे जा रहा था और जाने से पहले वो मोत्सुमी को किस करने जाता है, पर मोत्सुमी उसे पीट देती है। वहीं शिंजो भी एक लो लेवल मिशन पे जा रहा था। इसके बाद जब वो दोनों स्कूल पहुंचते हैं, एक बॉल मोत्सुमी की तरफ उड़ती हुई आ रही थी, पर असानो उसे बिना देखे ही रोक देता है। जिसके बाद वो उसे दोबारा वापस फेंक भी देता है। उस बॉल की स्पीड को देखकर कोच उसे टीम को ज्वाइन करने को कहता है, पर असानो इग्नोर करता हुआ वहां से चला जाता है। इसके बाद वो दोनों लंच कर रहे थे, जहाँ की मोत्सुमी उसे बताती है कि ट्रेनिंग की वजह से वो काफी ज्यादा तेज हो गया है, तो अब उसे लोगों के आसपास ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब वो किसी के पास से गुजरता है वो कुछ ज्यादा ही तेज चलता है। इसके बाद मोत्सुमी किसी काम के लिए उसकी हेल्प मांगती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि मोत्सुमी बड़ी ही तेजी से कुछ पेपर वर्क कर रही थी और असानो उसकी हेल्प कर रहा है, जहाँ की उसे डिवोर्स पेपर दिखते हैं जिसे कि चिरो ने वहां रखा था ताकि वो उन्हें अलग कर सके। इसके बाद वो केंगो के रूम में जाते हैं जहाँ की उसने तबाही मचा रखी थी। मोत्सुमी कहती है कि पहले बाहर निकलकर अपना काम करो, पर केंगो बताता है कि उसने रिपोर्ट बना दी थी, वो बस इस कपड़े के ढेर में गुम हो रखी है। पर जब असानो उसकी मदद करने जाता है उसके हाथ में सीधा एक ग्रेनेड आ जाता है। जिसके बाद केंगो कहता है कि मुझे मुश्किल काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जिसके बाद वो नंगू पुंगू होकर नाचने लगता है। ये देखकर मोत्सुमी को गुस्सा आ जाता है, तो केंगो वहां से भागने लगता है
और जब असानो उसको रोकने आता है वो मोत्सुमी का भेस बना लेता है और आसानी से वहां से निकल जाता है। तभी मोत्सुमी हाइबरनेशन मोड को एक्टिवेट कर देती है और पूरा बड़ा सा मैंशन लॉकडाउन में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम शिंजो को वेंट्स के थ्रू कहीं जाते हुए देखते हैं और वो अपने एक्सरे ग्लासेस से उसके थ्रू देखता है। वहाँ जितनी उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा सिक्योरिटी थी और ये सभी नकली पैसा छापने का काम करते हैं। वो कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को ढेर कर देता है जिसके बाद वो ओरिजिनल प्लेट वहाँ से निकाल लेता है पर तभी अलार्म बजने लगता है। इसके बाद मोत्सुमी और असानो केंगो को ढूंढ रहे थे पर उनका कोई भाई बहन नहीं जानता था कि आखिर वो कहाँ गया। जिसके बाद वो चिरो को रूम चेक करने जाते हैं पर वो पूरा का पूरा रूम मोत्सुमी की फोटो से भरा हुआ था तो वो वहाँ से भी खाली हाथ चले जाते हैं। लेकिन तभी उसके भाई बहन उसके पास आते हैं। मोत्सुमी उससे पूछती है कि तुम लोग कहाँ थे। वो बताते हैं कि वो कुछ काम कर रहे थे। ये सुन के वो सभी हैरान हो जाते हैं। तभी उन्हें पीछे से एक आवाज आती है और वो केंगो था जो कि पेंटिंग में घुसा हुआ था पर इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाते वो वहाँ से भागने लगता है। असानो उसका पीछा कर रहा था लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता और वो देखते हैं कि केंगो एक सीक्रेट रास्ते से वहाँ से भाग चुका है। इसके बाद मोत्सुमी लॉकडाउन को हटा देती है जिसके बाद वो दोनों केंगो के रूम में जाते हैं पर तभी मोत्सुमी उसके ऊपर हथकड़ी लगा देती है और उसे केंगो कहकर बुलाती है। मोत्सुमी बताती है कि मुझे पता है कि मुड़ने के बाद तुमने जानबूझकर उसे पकड़कर कहीं रख दिया होगा ताकि मैं लॉकडाउन को डीएक्टिवेट कर दूं और असानो हमेशा मुझे पहले दरवाजे से अंदर जाने देता है। ये सब सुनने के बाद केंगो अपनी हार मान लेता है। तभी केंगो को मोत्सुमी में उनकी माँ नजर आती है जिसके बाद वो अपने बचपन को याद करता है। इसके बाद वहाँ चिरो आता है जो कि परेशान था क्योंकि मोत्सुमी ने उसके कमरे में लगी सारी फोटोज को खराब कर दिया था। इसके बाद मोत्सुमी असानो को मस्त खाना बनाकर खिला रही थी पर तभी उनका फैमिली फोन बजता है और वो देखते हैं कि उन्हें शिंजो ने फोन किया था जो कि डर के मारे रो रहा है क्योंकि जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा एनिमीज वहां पर थे और उसके सारे हथियार खत्म हो चुके हैं। और मोत्सुमी यहाँ बताती है कि शिंजो बिना अपने हथियारों के भीगी बिल्ली बन जाता है। इसके बाद असानो उसकी मदद करने जाता है और वो शिंजो के सारे हथियार लेकर आया था। वो मोत्सुमी की डायरेक्शंस को फॉलो कर रहा था लेकिन तभी अचानक से वहाँ एक आदमी उसके सर पर गन रख देता है पर असानो अपनी ट्रेनिंग याद करता है और उसे वहीं पर ढेर कर देता है। आवाज सुनकर वहाँ पर बाकी सभी लोग आने लगते हैं। असानो उनमें से 2 को ठिकाने लगा देता है और तीसरा और भी ज्यादा सिक्योरिटीज को बुलाने लगता है। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि मिशन पे जाने से पहले शिंजो ने उसे एक गन दी थी। वो उसे शूट करता है तो उससे बिजली बाहर आती है जिससे उसका रेडियो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद असानो शिंजो तक पहुंच जाता है जिसे देखकर शिंजो खुशी के मारे रोने लगता है और वो अपने हथियारों को देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ सिक्योरिटी पहुंच जाती है और शिंजो फिर से अब बहादुर बन चुका था और वो उन दोनों को डिसआर्म कर देता है। जिसके बाद वो बाहर निकलता है और बड़ी ही आसानी से उन सभी को ढेर कर देता है। जिसके बाद वो वहाँ से भाग रहे थे पर तभी एक स्नाइपर असानो के पैर में गोली मार देता है। स्नाइपर कहता है कि अगर तुम इस बच्चे की सलामती चाहते हो तो अपने हथियार नीचे गिरा दो। वो असानो के पैरों से बहुत खून बहता देखता है तो वो अपना हथियार नीचे गिरा देता है। असानो याद करता है कि मोत्सुमी ने उससे कहा था कि शिंजो को उसके हथियार सबसे ज्यादा प्यारे हैं और अगर उसके हाथ में कोई भी हथियार आ जाए तो वो किसी को भी हरा सकता है। तो असानो उस थैले में से एक फोर्क निकालता है और उसे शिंजो की तरफ फेंकता है जिसका यूज करके शिंजो उसकी पूरी गन को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके बाद अपनी गन का यूज करके उसे भी मार गिराता है। इसके बाद शिंजो असानो को गोदी में लेकर घर जा रहा था। असानो कहता है कि मैं आपकी मदद करने आया था पर आपके लिए मैंने और मुसीबत बढ़ा दी। पर शिंजो कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी है और इसके लिए मैं और ज्यादा ताकतवर बनूंगा। ये सुनकर असानो मुस्कुराता है। इसके बाद हम उसी बिल्डिंग में एक बंदे को देखते हैं जो कि छोटी सी हथौड़ी लेकर आया था और वो उनसे पूछता है कि तुम किसके लिए काम करते हो। पर कोई जवाब ना मिलने पर वो उनके सर पर हथौड़े मारने लगता है। इसके बाद असानो मोत्सुमी से फोन पर बात कर रहा था लेकिन तभी उसके पास एक कार आकर रुकती है और उसमें से एक अजीब सा बंदा बाहर आता है तो असानो फोन रख देता है। वो खुद को पुलिस ऑफिसर सईजी के नाम से इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि तुम असानो हो ना, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है जहाँ सेजी बताता है, जहाँ वो उसकी फोटो दिखाता है। ये देख के असानो घबरा जाता है। सेजी कहता है कि पिछले कुछ दिनों में तुमने काफी ऊटपटांग हरकतें की हैं और तुम्हारे खिलाफ मेरे पास बहुत सबूत हैं, पर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुम मुझे उनके बारे में सब कुछ बता दो। तो असानो उसे कुछ नहीं बताना चाहता जिसके बाद वो पानी में कुछ मिलाकर उसे जबरदस्ती पिला देता है पर असानो एक बलून के जरिए बच जाता है और उसे बाहर उगल देता है। जिसके बाद सेजी उसके ऊपर हथौड़े से हमला करने जाता है। तभी असानो देखता है कि उस रूम में कई सारी लाशें पड़ी हैं। सेजी कहता है कि उसने एक ड्रग डीलर को ठिकाने लगाया था और वो कानून को अपने हाथ में लेने से नहीं डरता। सेजी उसका गला दबाने लगता है और उसे जान से मारने की धमकी देने लगता है। तभी असानो की नजर एक धागे पे जाती है और वो समझ जाता है कि इसमें चिरो किसी तरह जुड़ा हुआ है और वो सेजी को कुछ भी बताने से मना कर देता है। तो सेजी उसके ऊपर हमला कर
देता है जिसे असानो डॉज कर लेता है, पर उससे पीछे की दीवार ही टूट जाती है और हम देखते हैं कि चीरो सब कुछ सुन रहा था और वो सेजी से कहता है कि तुम्हारी घटिया एक्टिंग के लिए 20 रुपए कटेंगे। असानो पूछता है कि यहाँ चल क्या रहा है। चीरो बताता है कि सेजी उनका दोस्त है जो कि उनके क्राइम्स को कवर अप करता है और वो उसकी इन्वेस्टिगेशंस में मदद करते हैं। चीरो उससे पूछता है कि टेस्ट में असानो ने कैसा किया। सेजी कहता है कि इसने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया और वो असानो से कहता है तुम्हारे साथ फ्यूचर में काम करने में मजा आएगा। इसके बाद वो क्लास में होता है जहाँ की उसकी हालत काफी बुरी थी। मुत्सुमी उसका हालचाल पूछने वहाँ आती है, लेकिन तभी वहाँ वाइस प्रिंसिपल पहुंच जाता है और वो कहता है कि आज वो उनकी क्लास लेने वाला है। उसे देखकर असानो का मूड और ज्यादा खराब हो जाता है, जिसके बाद वो क्लास में ही सोने लगता है। तभी चीरो उसके ऊपर एक चौक फेंक कर मारता है, पर असानो नींद में भी उसे डॉज कर लेता है, पर वो चौक इतनी ज्यादा तेज थी कि वो पीछे की अलमारी में छेद कर देती है। इसके बाद चीरो असानो से मोर्स कोड में बात करने लगता है। वो उससे कह रहा होता है कि एक स्पाई को नींद में भी चौकन्ना रहना चाहिए, बिल्कुल एक डॉल्फिन जैसे, जो कि सोते हुए भी अपने आधे दिमाग को जगा कर रखती है। और ये स्किल उसने 15 साल की उम्र में ही सीख ली थी। असानो कहता है कि तुमने 15 साल की उम्र में इंसान बनना छोड़ दिया, जिसके बाद वो कहता है कि अगर उसने फिर से उसे सोता हुआ देखा तो वो और ज्यादा चौक फेंकेगा। पर मुत्सुमी उसे असानो को अकेला छोड़ने को कहती है। ये देख के चीरो पगला जाता है और कुछ भी उठपटांग बोलने लगता है। इसके बाद चीरो एक छोटी सी गोली निकालता है और जब वो उसे डस्टर से फोड़ता है चारों तरफ स्लीपिंग गैस फैल जाती है। इससे सभी बच्चे बेहोश हो जाते हैं, पर मुत्सुमी मास्क पहनकर बच जाती है। चीरो को लगता है कि असानो भी बेहोश हो चुका है, तो वो उसके ऊपर चौक से हमला करता है, पर असानो अपनी गन से उसके सारे चौक्स को तोड़ देता है। मुत्सुमी को लगता है कि वो जागा हुआ है, पर वो असल में सो ही रहा था। जिसके बाद चीरो फिर से उसके ऊपर काफी सारी चौक्स फेंकता है, पर इस बार भी वो नींद में ही बच जाता है। जिसके बाद उनकी ये चौक की लड़ाई थोड़ी आगे बढ़ने लगती है और ये सब देख के मुत्सुमी का दिमाग खराब हो रहा था। इसके बाद रात में असानो फिर से नींद में चल रहा है, जिसे देख के शिन्जो डर जाता है। अगले दिन असानो एक स्पाई की तरह डेट कैसे करें बुक पढ़ रहा था, क्योंकि वो मुत्सुमी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा था, तो उसे डर लग रहा था कि कहीं उनका तलाक ना हो जाए। वो मुत्सुमी को अपने साथ डेट पे बुलाने ही वाला था कि उसके पास एक कॉल आती है और सेजी कहता है कि उसके पास एक इम्पोर्टेंट मिशन है। इसके बाद असानो एक अम्यूजमेंट पार्क में बैठा था, जहाँ की सेजी उसे बताता है कि उसे एक खतरनाक कपल को पकड़ना होगा जिनके पास गैर कानूनी गन्स हैं। पर सेजी को ये नहीं पता था कि वो लोग दिखते कैसे हैं, तो वो कहता है कि उसे बस सस्पिशियस कपल को देखना होगा। पर जब वो आसपास देखता है वो चारों तरफ कपल से घिरा हुआ था, बस वही बेचारा यहाँ अकेला था। लेकिन तभी वहाँ उसकी हंसनी आती है और वो कहती है कि उसने सेजी से बात कर ली है और वो उसके मिशन में साथ रह सकती है। वहीं असानो सोचता है कि वो इस मौके का फायदा उठाकर मुत्सुमी के साथ टाइम स्पेंड कर सकता है। इसके बाद वो एक कपल का पीछा करने लगते हैं और उनके पीछे पीछे रोलर कोस्टर में बैठ जाते हैं, जहां बाकी के कपल्स उस राइड को एंजॉय कर रहे थे। असानो वहां भी सो जाता है क्योंकि उसकी ट्रेनिंग के मुकाबले ये झूले जैसा है। इसके बाद जब वो बेंच पे बैठे हुए थे वो सामने वाले कपल पे ध्यान देते हैं कि वो उतने खतरनाक भी नहीं जितने वो लग रहे थे। इसके बाद उनका ध्यान एक और कपल पे जाता है जो कि बॉडी बिल्डर्स का जोड़ा था, तो वो उन्हें भी फॉलो करने लगते हैं। पर राइड के दौरान वो चुम्मा चाटी शुरू कर देते हैं, तो असानो समझ जाता है कि वो भी नॉर्मल कपल्स ही हैं। इसके बाद मुत्सुमी को एक और सस्पिशियस कपल दिखता है और वो दोनों उन पे नजर रखने लगते हैं। जिसके बाद वो बंदा एक स्पेशल आइटम के बारे में बात करने लगता है। असानो को लगता है कि वो कोई हथियार निकालने वाला है, पर वो एक रिंग निकालता है और लड़की को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। असानो लोगों का पीछा कर करके थक चुका था। वहीं उसके पास एक रोज है जो कि वो मुत्सुमी को देना चाहता है। तभी वो एक कपल को झगड़ता हुआ देखता है और उसे यकीन नहीं होता कि ये वही कपल है जो थोड़ी देर पहले राइड को एंजॉय कर रहा था। वो अचानक से ही अपनी गन बाहर निकाल देते हैं। असानो समझ जाता है कि वही उसके टारगेट्स हैं। गन्स को देखकर वहां से सभी लोग भागने लगते हैं और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फायर करना शुरू कर देते हैं। असानो एक टेबल के नीचे कवर लेता है और वो देखता है कि उसके रोज के ऊपर भी कुछ गोलियां लग गई हैं। ये देखकर असानो को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी गन निकाल कर उन्हें बिजली के झटके देने लगता है और थोड़ी देर के बाद वहाँ पुलिस आकर उन्हें पकड़ लेती है। सेजी उसके काम की तारीफ करता है, पर जब चीरो को पता लगता है कि सेजी ने उनको साथ में अम्यूजमेंट पार्क भेजा है उसे गुस्सा आने लगता है। जिसके बाद शाम को वो दोनों सनसेट देख रहे थे। असानो उसे वही रोज देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ और टाइम स्पेंड करना चाहता था क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत कुछ करती हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता था। ये सब सुनने के बाद मुत्सुमी शर्माने लगती है और कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने रोमांटिक निकलोगे। जिसके बाद ये कपल्स की शाम यहीं खत्म हो जाती है, जिनसे मुझे बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही है। वहीं घर पे शियोन एक मिशन कंप्लीट करके थक चुकी थी और वो सोने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक से एक लड़की उसका सिस्टम हैक करने लगती है। शियोन अपने सिस्टम को बचाने लगती है और वो उस
हैकर को पकड़ने ही वाली थी कि वो लड़की सिस्टम को डिस्कनेक्ट कर देती है और वो शियोन से बच जाती है। और जब वो पीसी वापस ऑन करती है, उसने शियोन की काफी सारी फोटोज चुराई थी। सुबह वो दोनों शियोन को देखते हैं और पूछते हैं कि उसकी हालत इतनी बुरी कैसे है। शियोन उन्हें हैकर के बारे में बताती है और कहती है कि ये काफी अजीब था कि उसने बस असानो की फोटोज चुराई। ये सुन के असानो को थोड़ा अजीब सा लगता है। इसके बाद वो दोनों स्कूल की तरफ जा रहे थे और हैकर के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से उनके ऊपर कोई हमला कर देता है और ये हमला करने वाली वही लड़की थी। वो दोनों उससे भागने की कोशिश करते हैं लेकिन पीछा नहीं छुड़ा पाते, तो असानो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर उसी वक्त वो लड़की उसके ऊपर हमला कर देती है जिसे असानो आसानी से ब्लॉक कर देता है। इसके बाद वो औरत कहती है कि वो असानो से प्यार करती है और वो उसे मारना चाहती है। गजब का प्यार है इसका। मोत्सुमी उसे पहचान जाती है। उसका नाम आयाका है और वो एक मैन हंटर स्पाई है जो कि उन लड़कों का पीछा करती है जिनसे उसे प्यार हो जाता है और उसके बाद वो अपनी नीडल से उन्हें मार गिराती है। आयाका बताती है कि उसने डार्क वेब पे उसकी एक वीडियो देखी, तभी से उसे उससे प्यार हो गया, पर इसकी वजह से एक कंपनी ने उसके सर पे बाउंटी भी लगा दी। तभी वो अपनी कुछ नीडल्स ऊपर फेंकती है और हम देखते हैं कि असानो की जान के पीछे कुछ और लोग भी पड़े हैं। वहीं आयाका के थोड़े और स्क्रूज ढीले होने लगते हैं क्योंकि वो असानो को खुद मारना चाहती है। असानो कहता है कि उसकी शादी हो चुकी है और वो खुद को मरने नहीं दे सकता। ये सुन के आयाका रोने लगती है और कहती है कि तुम मेरी जगह इस करमजली को चुन रहे हो। वो तो इसे मारना चाहती थी, पर कोई भी चीरो के जाने बिना योजाकुरा फैमिली को टारगेट नहीं कर सकता। तो जब उसने चीरो से परमिशन मांगी थी, उसने कहा था कि वो छोकरे के साथ कुछ भी कर सकती है, पर मोत्सुमी को जरा सी खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। उन्हें यकीन नहीं होता कि चीरो ऐसा कैसे होने दे सकता है। जिसके बाद आयाका उनके चारों तरफ नीडल्स फेंक देती है और वहां से जाते हुए कहती है कि वो जल्द ही मिलेंगे। पर जब वो स्कूल पहुंचते हैं, आयाका न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट की तरह इंट्रोड्यूस की जाती है और उसे असानो की बगल वाली ही सीट दी गई थी। वो गिरने की एक्टिंग करती है और उसके ऊपर एक नीडल फेंक देती है, पर असानो उससे बच जाता है। इसके बाद वो अपने नॉर्मल स्कूल की लाइफ जी रहा था और किसी तरह आयाका के सारे असैसिनेशन अटेम्प्ट से बच रहा था। और जब वो मोत्सुमी के साथ लंच कर रहा था, तब भी वो आयाका के सारे नीडल्स को डॉज कर रहा था। अपने सारे अटेम्प्ट्स को फेल होता हुआ देख के वो रोने लगती है, तो वो अपने नीडल से सभी स्टूडेंट्स को स्टैब कर देती है। उन नीडल्स पे उसने माइंड कंट्रोलिंग पॉइजन लगाया हुआ था और वो उन सभी को असानो को पकड़ने को कहती है। आयाका उसे मारने ही वाली थी कि मोत्सुमी वहां आकर उसे रुकने को कहती है। तभी वही असासिन बदला लेने आता है और आयाका पे शूट कर देता है, पर मोत्सुमी उसे रास्ते से हटा देती है। जिसके बाद असानो उस असासिन को शूट कर देता है। जिसके बाद वो मोत्सुमी का हालचाल पूछने जाता है और आयाका पूछती है कि उसने आखिर उसे क्यों बचाया। मोत्सुमी कहती है कि वो खुश है कि उसके अलावा भी कोई और देख सकता है कि असानो कितना ग्रेट है। आयाका उसे एक एंजल की तरह देखती है और उसके प्यार में गिर जाती है। जिसके बाद जब वो घर जा रहे थे, वो मोत्सुमी से चिपकी हुई थी और अब वो असानो को मारना चाहती है ताकि मोत्सुमी उसकी हो जाए। असानो का दिमाग खराब हो ही रहा था कि उसके पास शियोन का फोन आता है। इसके बाद वो दोनों उसके रूम में थे और मोत्सुमी बताती है कि शियोन हमेशा गेम खेलने के लिए लोगों को ढूंढती रहती है, पर असानो को समझ नहीं आता कि शिंजो ऐसे क्यों पड़ा है जमीन पे। तभी शियोन गेम को स्टार्ट कर देती है जिसमें उन्हें बस आने वाले एनिमीज को हराना है। वो गेम खेल ही रहे थे कि मॉन्स्टर के आने का वक्त हो चुका है। असानो हैरान हो जाता है कि इतनी जल्दी। जिसके बाद उन्हें ट्रेन मॉन्स्टर से लड़ना था। जिसके बाद असानो बटन को दबाता रहता है और वो मॉन्स्टर को हरा देते हैं। गेम खत्म होने के बाद टीवी में न्यूज आती है कि एक हाईजैक्ड ट्रेन अचानक से रुक चुकी है और शियोन बताती है कि वो अपने टारगेट्स के सिस्टम को हैक कर लेती है और अपने मिशन को वीडियो गेम्स में कन्वर्ट कर देती है और अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए उसे उस गेम को क्लियर करना ही होगा। इसके बाद एक हेलीकॉप्टर पावर प्लांट में क्रैश होने वाला था। इसके बाद वो दोनों अगली गेम शुरू कर देते हैं जिसमें उन्हें एक ड्रैगन को हराना था। शियोन असानो को एक रिवाइवल आइटम देके छोटे छोटे मॉन्स्टर से लड़ने लगती है। असानो को उनसे लड़ने में मुश्किल हो रही थी, पर वो किसी तरह गॉड मोड को एक्टिवेट कर देता है। शियोन उस पे चीटिंग करने के लिए गुस्सा करती है। जिसके बाद शियोन एक कॉम्बो का यूज करती है और उसके अटैक को डॉज करती हुई ड्रैगन को हरा देती है। असानो उसके लिए तालियां बजाता है, पर गेम अभी खत्म नहीं हुई थी और उनके सामने बहुत सारे ड्रैगन्स आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वो असल में बहुत सारे ड्रोन्स हैं। शियोन को लगता है कि वो हार चुके हैं, पर असानो के दिमाग की बत्ती जलती है और वो रिवाइव आइटम का यूज करके ड्रैगन को फिर से जिंदा कर देता है और वो बाकी के ड्रैगन्स को मारने लगता है। और असल में वो हेलीकॉप्टर ड्रोन्स को शूट कर रहा था, लेकिन कुछ ड्रोन्स हेलीकॉप्टर से बच के आगे चले जाते हैं। तभी अचानक से वहां आयाका आकर उन ड्रोन्स को गिरा देती है जो कि मोत्सुमी की कुछ फोटोज चुराने आई थी। जिसके बाद असानो और शियोन मिलके बाकी के ड्रोन्स को खत्म कर देते हैं। गेम खत्म होने के बाद फाइनली असानो चैन की सांस लेने वाला था, पर शियोन उसके साथ और गेम्स खेलना चाहती है और इसकी तैयारी मोत्सुमी पहले से करके आई थी। इसके बाद हम दो स्पाइस को देखते हैं जो कि एक मिशन को कंप्लीट कर रहे थे, पर मिशन के दौरान ओगा ब्रेक लेकर मैगजीन पढ़ने लगता है जिसमें
जिसमें उसे असानो दिखता है, जो कि उसे इंटरेस्टिंग लग रहा था। पर उसका पार्टनर सुई कहता है कि काम पे ध्यान दे बे। वहीं दूसरी तरफ असानो जब ट्रेनिंग कर रहा था, उसे नैनो का फोन आता है और वो चाहता है कि असानो उसे वहां से ले जाए। वो उसे बताता है कि वो छुप के एक लैब में आया है जो कि एक बायोलॉजिकल वेपन बना रहे हैं और उसका मिशन उस वेपन को न्यूट्रलाइज करना है। वो बताता है कि वो वेपन उस छोटे से कैप्सूल में है और वो 10 किलोमीटर के रेडियस में सबको मार सकता है। पर तभी वो उस कैप्सूल को खा जाता है। असानो ये देखकर घबरा जाता है, पर नैनो कहता है कि उसकी बॉडी स्पेशल है और वो उसे डिटॉक्सिफाई कर सकता है, पर उसे ऐसा करने में 3 घंटे लग जाएंगे और इसके साइड इफेक्ट की वजह से वो वहाँ बेहोश हो जाएगा। तो असानो को उसे वहाँ से बाहर निकालना होगा, इससे पहले कि गार्ड्स को पता लग जाए कि वो वहाँ है। उसने पहले ही वहाँ के सभी रिसर्चर्स को बेहोश कर दिया है, तो अभी के लिए वो सेफ है। जिसके बाद नैनो निन्नी मारने लगता है। इसके बाद असानो लैब में जाता है, पर वहाँ सभी गार्ड्स बेहोश पड़े थे। वो समझ जाता है कि ये असानो ने तो नहीं किया है। तभी एक गार्ड उसे देख लेता है और उसे शूट करने ही वाला था कि उस पे कहीं से हमला होता है और उस पे हमला करने वाले सुई और ओगा थे। वो दोनों उसे पहचान जाते हैं और समझ जाते हैं कि वो किसी मिशन पे है। वो उसे बताते हैं कि वो हैनेगीकू ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, जो कि गवर्नमेंट की एक इंटेलिजेंस यूनिट है। सुई बताता है कि उनका मिशन लैब को न्यूट्रलाइज करना है। वहीं ओगा ध्यान से सुनता है और उसे पता लगता है कि उनके नीचे काफी सारे गार्ड्स हैं। इसके बाद वो अपने मिशन के लिए आगे जाते हैं, पर ओगा असानो को 2-3 स्टंट करते हुए देखना चाहता है, तो वो उसे साथ में चलने को कहता है और क्योंकि उन्होंने उसकी अभी जान बचाई थी तो वो उन पे भरोसा करता है। वो साथ में मिलके सभी गार्ड्स को हरा देते हैं। तभी 2 गार्ड्स असानो को शूट करते हैं, पर असानो दोनों बुलेट्स को डॉज करके उन्हें बिजली के झटके देता है और ये देख के वो दोनों इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद वो सभी लैब तक पहुंच जाते हैं, जहां असानो नैनो की मदद करने जाता है। तभी ओगा नैनो पे हमला कर देता है, जिसे ब्लॉक करने के चक्कर में असानो की नाइफ टूट जाती है। ओगा उसे दूर हटने को कहता है और सुई कहता है कि उस पिल को खाने की वजह से नैनो भी एक नेशनल लेवल खतरा बन चुका है। और सुई बताता है कि उसने असानो का पीछा इसलिए किया था क्योंकि उन्हें पता था कि नैनो ने इस लैब को इन्फिल्ट्रेट किया है और उसके जरिए वो आसानी से यहाँ तक पहुंच सकते हैं। पर असानो उसे बचाने की कोशिश करता है और उनसे कहता है कि अगर वो आगे बढ़े तो वो उन्हें शूट कर देगा। पर सुई बड़ी ही तेजी से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से असानो जमीन पर गिर जाता है। सुई कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जैसा कमजोर इंसान मुत्सुमी की फैमिली में है। इसके बाद वो नैनो को मारने ही वाला था, लेकिन तभी उसे होश आ जाता है और कहता है कि उसने पॉइजन को डिटॉक्सिफाई कर दिया है। जिसके बाद वो पैच टेस्ट करके दिखाता है कि उसके पसीने में जरा भी पॉइजन नहीं है। सुई उस पे भरोसा कर लेता है और उससे डॉक्यूमेंटेशन के लिए पैच टेस्ट ले लेता है। वो नैनो को असानो की चोट के लिए ऑइंटमेंट देता है और कहता है कि असानो बहुत कमजोर है, उसकी औकात बिल्कुल नहीं है कि वो एक स्पाई बन सके। इसके कुछ टाइम बाद हम असानो को देखते हैं जिसे चीरो ने बांध कर रखा था। वो उसे एक मैगजीन दिखाता है जिसमें लिखा था कि वो हिनागिकू से हार गया था। अपने फैमिली की बेइज्जती की वजह से वो गुस्से में था और उस घटना के बाद से ही उन्हें बड़े ही घटिया रिव्यूज मिलने लगे थे। वो उससे कहता है कि तुम हमारी फैमिली के रेपुटेशन मिट्टी में मिला रहे हो और तुम इतने कमजोर हो कि तुम नैनो को भी नहीं बचा पाए। तभी वहाँ मुत्सुमी और नैनो पहुंचते हैं और वो चीरो को असानो से माफी मांगने को कहते हैं। वो उसे आजाद करते हैं, पर असानो इन सब के लिए खुद को ब्लेम कर रहा था और उसे लगता है कि इस फैमिली के लिए वो बहुत ज्यादा कमजोर है। चीरो उससे कहता है कि वो अभी भी सब कुछ ठीक कर सकता है, उसे बस हिनागिकू को हराना होगा। इसके बाद हम सुई को देखते हैं जो कि एक बंदे से बहस कर रहा था क्योंकि उसने जरूरत से ज्यादा सीट घेर रखी थी। तो सुई उसके सारे कपड़ों के चीथड़े चीथड़े कर देता है। तभी उसे पता लगता है कि असानो उस पर नजर रख रहा है, तो वो उससे पूछता है तुम यहाँ बदला लेने आए हो क्या? असानो कहता है कि नहीं। और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक स्पाई की बैटल इंफॉर्मेशन की बैटल होती है, तो अगर वो उन्हें हराना चाहता है तो उसे उनकी इंटेल चुरानी होगी। तो बेसिकली वो एक स्पाई के ऊपर स्पाई करेगा। सुई कहता है वाह, एक स्पाई जो अपना मिशन अनाउंस कर रहा है, बहुत दूर तक जाएगा तू तो। असानो कहता है कि वो अपनी फैमिली के लिए सुई के ऊपर नजर रख के खुद को इम्प्रूव करना चाहता है। जब स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, सुई बड़ी तेजी से वहां से चला जाता है। ये इंटेलिजेंस यूनिट की सीक्रेट टेक्निक है जिससे वो साइलेंटली बड़ी तेजी से चल सकते हैं। पर असानो जंप करके उसे देख लेता है और वो उस तक पहुंचने ही वाला था कि सुई उस पे हमला कर देता है, जिससे उसके कपड़ों के चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं। तो गार्ड्स उसे कोई ठरकी समझ के पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो उनका पीछा जारी रखता है। उसे देख के ओगा हैरान था। तभी सुई फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद तीसरे दिन भी वो उनका पीछा कर रहा था, पर लंच करते वक्त भी वो उसके सारे कपड़े फाड़ देता है। जिसके बाद 7वें दिन वो दोनों कुछ गुंडों से लड़ रहे थे और असानो भी उनके साथ ही था। जिसके बाद सुई उस पे हमला कर देता है, पर इस बार असानो कुछ कपड़े बचा लेता है। ओगा देखता है कि उसकी पैंट तो अभी तक सही सलामत है। जिसके बाद सुई उन दोनों के कपड़े काट देता है और ओगा सोचता है कि मुझे क्यों तोड़ा। इसके बाद नैनो असानो को ढूंढ रहा था, तो चीरो बताता है कि वो उसे चॉपिंग बोर्ड की तरह
यूज कर रहा है। नैनो चीरो को मुक्का मारता है और असानो का हालचाल पूछता है। असानो कहता है कि वो फिर से उनसे हार गया। असानो कहता है कि वो बिल्कुल नल्ला फील कर रहा है और वो फैमिली के लिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, पर नैनो कहता है कि वो बड़ा ही कमाल का है क्योंकि वो हमेशा ऐसा कुछ करता है जो कि किसी ने एक्सपेक्ट ना किया हो। वहीं चीरो को लगता है कि वो पब्लिक में नंगू पुंगू होना एंजॉय करता है, पर नैनो फिर से उसे एक मुक्का मारता है। तभी असानो रियलाइज करता है कि सबकी कोई ना कोई आदत होती है। इसके बाद 10वें दिन असानो रात तक सुई का पीछा करने में कामयाब होता है, जो कि देख के सुई भी इम्प्रेस्ड था, पर अब वो उसकी बचकानी हरकतों को बढ़ावा नहीं देना चाहता था, तो वो उसे मारने की धमकी देता है। वो बड़ी ही तेजी से उस पर हमला करता है, पर इस बार असानो उसके हाथ को पकड़ लेता है क्योंकि इतनी बार मार खाने के बाद उसे सुई की आदत का पता लग चुका था, और वो ये थी कि उसका सबसे पहला हमला उसके बॉडी के सेंटर में होता है। असानो उसे उठा के फेंक देता है। सुई अपने पैरों पे लैंड कर जाता है और अब उसे समझ में आता है कि आखिर असानो को योजाकुरा फैमिली में एक्सेप्ट क्यों किया गया होगा। जिसके बाद सुई ओगा को उसका ध्यान रखने को कहता है। ओगा उसकी मरहम पट्टी करने के बाद कहता है, तुमने सुई के अटैक को ब्लॉक करके तो कमाल कर दिया, पर सुई कहता है कि उसने बस उसकी आदत का पता लगा लिया, और वो मान जाता है कि असानो में भी पोटेंशियल है। वहीं अगले दिन असानो को पता लगता है कि अब उसे मैगजीन वाले छिछोरे लौंडे की तरह दिखा रहे थे। मुत्सुमी कहती है कि चाहे तुम जितने भी जलील हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और नैनो कहता है कि सबकी आदतें अलग अलग होती हैं। असानो को यकीन नहीं होता कि उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। इसके बाद मुत्सुमी और असानो पार्क में थे। असानो सोच ही रहा था कि आखिर वो कहाँ जा रहे हैं। तभी मुत्सुमी सुई को हाय कहती है। मुत्सुमी बताती है कि वो सुई को जानती है, पर वो खुन्नस में है क्योंकि उसने नैनो को मारने की कोशिश की थी, तो वो उसे बताता है कि वो बस ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा था। इसके बाद सुई उन्हें एक कैफे में लेके जाता है जहाँ वो अजीब से लंबे चौड़े नाम के ड्रिंक को ऑर्डर करता है, पर वो बारटेंडर एक हिडन डोर को एक्टिवेट कर देता है और वो तीनों नीचे गिरने लगते हैं। सुई उन सब का हिनिगिकू में स्वागत करता है और वो मुत्सुमी से अपनी ड्रिंक एंजॉय करने को कहता है, और वो सुई से नीचे देखने को कहता है। वो कहता है कि यहाँ ट्रैप्स लगाए गए हैं ताकि कोई भी घुसपैठ या अंदर ना पहुंच सके। असानो किसी तरह उन सभी से बचता हुआ नीचे पहुंच जाता है, पर तभी एक बड़ी सी बॉल उसका पापड़ बनाने वाली थी, पर तभी वहाँ हिनागिकू की लीडर आती है और वो एक ही मुक्के में उस बॉल के चीथड़े उड़ा देती है, और इसका नाम रिन था। वो असानो से कहती है कि वो बहुत कमजोर है और मुत्सुमी को प्रोटेक्ट करना उसकी बस की बात नहीं है। इसके बाद वो सभी बैठ के खाना खा रहे थे, जहाँ की मुत्सुमी बताती है कि रिन चीरो की क्लासमेट थी, पर वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, पर चीरो की तरह उसे भी मुत्सुमी बड़ी प्यारी है, इसीलिए वो ऐसे लड़के से शादी करना चाहती थी जो कि मुत्सुमी को चीरो से बचा पाए। लेकिन ये टिंगू तो बिल्कुल नल्ला है। तभी उनके बगल की दीवार टूट जाती है और उस धमाके से चीरो वहां पहुंचता है, और वो रिन को धमकी देता है कि अगर उसने मुत्सुमी को वापस नहीं दिया तो वो उसकी जान ले लेगा। रिन उसे वहां से जाने को कहती है, पर चीरो को लगता है कि वो मुत्सुमी को उसके खिलाफ भड़का रही है, तो वो उसके ऊपर हमला करता है जिससे कि वो ब्लॉक कर देती है। जिसके बाद वो दोनों ही आपस में लड़ने लगते हैं और उनकी लड़ाई की वजह से शॉकवेव बन रही थी जिससे पूरी बिल्डिंग को खतरा होने लगा था। मुत्सुमी उनके झगड़े को रोकने की कोशिश करती है, पर वो दोनों इतनी तेजी में थे कि नहीं रुक सकते थे। तभी असानो आकर मुत्सुमी को बचा लेता है, पर उन दोनों के मुक्के पूरी ताकत से उसके मुंह पे लगते हैं जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। मुत्सुमी नाराज हो जाती है और कहती है कि अगर वो ऐसे ही मुसीबत खड़ी करते रहे तो वो उनसे बात नहीं करेगी, तो वो दोनों ही रुक जाते हैं और रिन रियलाइज करती है कि असानो जितना उसने सोचा था उससे ज्यादा टफ है। इसके बाद रिन असानो को एक मिशन देती है। वो उसे बताती है कि हिनागिकू एक पॉलिटिशियन को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उसका नाम यूरी है और सभी लोग उसे बहुत पसंद करते हैं, पर वो नहीं जानते कि वो 3 स्पाइस के साथ काम करता है जिन्होंने उसे ऊपर तक पहुंचाने के लिए कई सारे क्राइम्स को कमिट किया था। अब क्योंकि अगला इलेक्शन आने वाला है, रिन को लगता है कि वो फिर से कुछ करेगा, और वो बताती है कि एक मिशन पे उन्हें एक टाइम बॉम्ब भी मिला था, और जब उन्होंने स्मगलर को अरेस्ट किया उसने बताया था कि वो अपने कस्टमर्स को बॉम्ब बेचता है, और उन्हें लगता है कि वो यूरी की ही बात कर रहा था, पर इतना उसको अरेस्ट करने के लिए काफी नहीं है, तो उन्हें उसके प्लान के बारे में पता करना होगा इससे पहले कि वो बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर दे। और वो असानो को इस मिशन पे इसलिए भेज रहे थे क्योंकि वो हिनागिकू का मेंबर नहीं है, तो उसे डिटेक्ट करना मुश्किल होगा। वो उसका भेस लड़की जैसा बना देते हैं क्योंकि यूरी एक फीमेल असिस्टेंट को हायर कर रहा है। इसके बाद हम यूरी को एक इवेंट पे देखते हैं जहाँ की वो अपनी नई असिस्टेंट को सभी से इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन तभी कुछ बंदे उसके खिलाफ नारे लगाने लगते हैं। इसकी वजह से यूरी के सपोर्टर के साथ उनकी भी लड़ाई हो जाती है। इसी दौरान एक बड़ा सा स्पीकर उनके लीडर के ऊपर गिरने वाला था, तभी यूरी आके उसे बचा लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें भी अपनी आवाज उठाने का हक है। ये देख के सभी उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। जिसके बाद एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल लेके जाती है, पर एम्बुलेंस के अंदर हम देखते हैं कि ये सब एक नाटक था। जिसके बाद वो स्पाइस भी अपने मास्क उतार देते हैं। एक स्पाई उसे एक ग्राफ दिखाता है जिसमें कि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही
थी। यूरी उन सभी को वो वीडियो शेयर करने को कहता है ताकि सभी लोग उसके लिए वोट करें, पर उसके स्ट्रेचर के नीचे ही यूरी छुपा हुआ था और उसकी नीच हरकतों के लिए उसको खुलासा करना चाहता है। वहीं ऑफिस में असानो यूरी के डॉक्यूमेंट्स को देख रहा था, पर उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिसे वो यूरी के खिलाफ यूज कर सके। यूरी का पॉलिटिकल कैंपेन मस्त चल रहा था, जिस दौरान असानो देखता है कि वो गलत रास्ते का यूज करके अपने कंपटीशन को कम कर रहा है। उसका दिमाग खराब हो रहा था क्योंकि अभी तक उसे बॉम्ब के बारे में कुछ नहीं पता लगा। उसे समझ नहीं आता कि वो क्राइम्स कब करते हैं, क्योंकि जब भी वो देखता है वो नाच रहे होते हैं। पर तभी वो रियलाइज करता है कि वो सभी अपने डांस मूव्स के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। जिसके बाद जब वो उनकी हरकतों पे ध्यान देने लगता है, वो यूरी को देखता है जो कि किसी टेररिस्ट अटैक के बारे में बात कर रहा था और उनकी मूवमेंट से उसे पता लग जाता है कि वो बॉम्ब को यूज करने वाले हैं। यूरी प्राइम मिनिस्टर से मिलता है और उसका प्लान प्राइम मिनिस्टर को ही बॉम्ब से मारने का है। पर जब यूरी बटन दबाता है, बॉम्ब बिल्डिंग के बाहर फटता है जो कि असानो ने रखा था। पर यूरी असानो पे गन तान देता है और कहता है कि बिल्डिंग में एक और बॉम्ब है और उसे असानो की असली पहचान के बारे में पता है। यूरी उसे शूट कर देता है और उसके बटन दबाते ही बिल्डिंग के अंदर एक बॉम्ब फट जाता है। पर तभी वो देखता है कि सभी ने शॉक रेजिस्टेंट जैकेट पहनी हुई थी। इसके बाद असानो फिर से खड़ा होता है और यूरी समझ जाता है कि उसकी बंदूक की गोलियां भी नकली थी। पर यूरी कहता है कि बच्चे शांत हो जाओ, तुम तीन को अकेले नहीं हरा सकते। लेकिन तभी वहां सुई आता है और वो उन सभी की गन्स को काटने के बाद कहता है कि तुम सभी को अरेस्ट किया जाता है। ये देख के वहां से सभी स्पाइस भाग जाते हैं, जिसके बाद सुई उसे भी ठिकाने लगा देता है। इसके बाद असानो को ऑर्डर दिया गया है कि वो यूरी को हेडक्वार्टर्स में लेके जाए और वो दोनों बस में जा रहे थे। यूरी उससे कहता है कि वो जानता है कि उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ था और वो कोई एक्सीडेंट नहीं था। असानो उससे पूछता है कि वो क्या जानता है, पर यूरी उसे जवाब देने से मना कर देता है। पर तभी सुई असानो को फोन करता है और उसे बताता है कि प्राइम मिनिस्टर को किडनैप कर लिया गया है। उसी वक्त यूरी भी खुद को फ्री कर लेता है। वो अपनी इयररिंग को निकालता है जो कि एक बॉम्ब थी और उसकी एक्सप्लोजन की वजह से वो वहां से बच के भाग जाता है। वहीं मैंशन में नैनो एक पोर्शन पे काम कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि मिशन के दौरान असानो को चोट लग सकती है। वहीं मुत्सुमी को भी उसकी फिक्र हो रही थी और उसने असानो के लिए पूरा होटल का मेन्यू बना दिया था कि वो सब कुछ खा के ठीक हो जाएगा। उसके बाकी सिबलिंग्स भी उसका इंतजार कर रहे थे, पर सभी को लग रहा है कि वो पिट के ही वापस आएगा। पर दूसरी तरफ चीरो खुश है क्योंकि उसके हिसाब से असानो मिशन से जिंदा ही वापस नहीं आएगा। इसके बाद हम असानो को देखते हैं जो कि ड्राइवर को बचा के ला रहा था। तभी उसे एक फोन आता है और सुई कहता है कि उन्हें लगे रहा था कि यूरी एस्केप कर जाएगा क्योंकि वो एक लेजेंडरी स्पाई था, पर सभी को लगा था कि वो कुछ सालों पहले मारा गया था और वो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचने के लिए यूरी को ट्रैक कर रहे थे। उसी वक्त यूरी प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच जाता है। यूरी कहता है कि उसे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद वो अपने असली रूप में आ जाता है। प्राइम मिनिस्टर उससे पूछता है कि वो जिंदा कैसे है। यूरी बताता है कि उसकी बेटी मारी गई थी और उसने कई सारे पॉलिटिशियंस की जान ली अपना बदला पूरा करने के लिए, पर प्राइम मिनिस्टर ये सब पहले से जानता था। तो यूरी, जिसका कि असली नाम कुरुगावा है, वो चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर सभी को सच बताए। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो कुरुगावा उसे शूट कर देगा। कुरुगावा उसे शूट करने ही वाला था कि ब्रॉडकास्ट एंड हो जाती है और ऐसा असानो ने किया था। फोन को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो कुरुगावा को प्राइम मिनिस्टर को छोड़ने को कहता है, पर कुरुगावा कहता है कि वो उस इलेक्ट्रिक रिवॉल्वर के बारे में जानता है, तो अगर उसने उसे शूट किया तो वो बिजली प्राइम मिनिस्टर को भी लग जाएगी। कुरुगावा उसे शूट करता है पर उसका निशाना मिस हो जाता है, तो असानो अपनी तेजी से उसके पास पहुंचता है और उसे पटकने की कोशिश करता है, पर कुरुगावा उसी को उल्टा नीचे पटक देता है और वो कहता है कि वो इस टेक्निक के बारे में अच्छे से जानता है और उससे ये भी पता है कि असानो ने इस टेक्निक को फुटाबा से सीखा था। कुरुगावा उसे बांध देता है और कहता है कि मैं चाहे बहुत अच्छा फाइटर ना हूं, पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में मुझसे बेहतर कोई नहीं। असानो उससे पूछता है कि उसने यूरी का भेष क्यों धारण किया था। वो बताता है कि वो ऐसा बदले के लिए कर रहा था। पहले पॉलिटिशियंस ने उसे हायर किया था क्योंकि वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में बहुत अच्छा था। इसके बाद फ्लैशबैक में पॉलिटिशियंस के कहने पे कुरुगावा को किसी की जान लेता हुआ देखते हैं और वो उसे ऐसा दिखा रहा था कि जैसे उसने सुसाइड किया हो। इसके बाद वो घर आकर अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी, तो वो अपनी बेटी को सब कुछ देने के लिए बड़ी मेहनत करता है। वो अपने फादर को थैंक यू कहती है और उससे पूछती है कि क्या उन्होंने ही ये गिफ्ट भेजा है, पर वो गिफ्ट अचानक से ही फट जाता है। वो उस धमाके से किसी तरह बच जाता है, पर उसकी बेटी इतनी लकी नहीं थी और वो उसके हाथों में ही दम तोड़ देती है। कुरुगावा समझ जाता है कि पॉलिटिशियंस ने उसे मारने की कोशिश की थी क्योंकि वो पीछे कोई भी गवाह नहीं छोड़ना चाहते। इसी के बाद वो पॉलिटिशियन बना ताकि वो प्राइम मिनिस्टर के सारे साथियों को अपनी तरफ खींच पाए और उनसे बदला ले सके। असानो उसके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन तभी वो 3 स्पाई आकर उसे बचा लेते हैं और कुरुगावा कहता है कि अगर वो बीच में दखल नहीं देगा तो वो उसकी फैमिली के बारे में उसे सच्चाई बता देगा।
असानो कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ, पर मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा, मैं नहीं चाहता कि लोगों की मौत हो। तभी वहाँ सुई पहुँचता है जो कि फ्लोर को डिस्ट्रॉय कर देता है और कुरुगावा के सभी स्पाइस नीचे गिर जाते हैं। सुई कहता है कि वो इन तीनों को संभाल लेगा और असानो कुरुगावा को अरेस्ट करे। असानो अपनी पॉइजन्ड नाइफ से उसके ऊपर हमला करने जाता है, पर कुरुगावा उसे ब्लॉक कर लेता है और उसी से असानो को स्टैब कर देता है। वहीं नीचे वो तीनों स्पाइस जानते हैं कि सुई ही नागिको का स्क्वाड लीडर है और वो उसके स्पेशल टेक्निक के बारे में भी जानते हैं, पर उनका कहना था कि वो उनके सामने नहीं टिक पाएगा क्योंकि वो तीनों एक एक एलिमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। जिसके बाद वो तीनों अपनी पावर्स को कंबाइन करके सुई पर हमला करते हैं, पर सुई आसानी से उनके अटैक को स्लैश कर देता है। जिसके बाद वो उन तीनों को भी बड़ी ही तेजी से ढेर कर देता है। वो असानो की मदद करने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है, पर जब वो तलवार घुमाता है वहाँ कोई नहीं था। वहीं दूसरी तरफ असानो फिर से खड़ा होता है। कुरुगावा उससे कहता है कि तुमने भी अपनी फैमिली खोई है, तो तुम जानते हो कि तुम उस चीज को कभी नहीं चेंज कर सकते और तुम्हें जिंदगी भर उसी दर्द से गुजरना होगा। असानो कहता है कि तुम सही कह रहे हो और वो याद करता है कि उसकी फैमिली के मरने के बाद वो कितना डिप्रेस्ड रहता था, पर मोत्सुमी हमेशा उसके साथ रही और उसकी मूव ऑन करने में मदद की। जिसके बाद वो कहता है कि रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही अंत नहीं होता, ऐसी भी कई चीजें हैं जो कि बदली जा सकती हैं। इसके बाद असानो उसके ऊपर हमला करने जाता है। वहीं कुरुगावा सोचता है कि वो उसके बारे में सब कुछ जानता है, तो वो उसके अटैक को आसानी से प्रिडिक्ट कर लेगा, पर असानो अचानक से ही सुई की टेक्निक यूज करता है। ये देख के कुरुगावा हैरान रह जाता है। वहीं फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि चीरो असानो से कह रहा था कि दुनिया के बेस्ट स्पाई पहले ही उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, तो अगर वो उन्हें हराना चाहता है तो उसे खुद को इम्प्रूव करना होगा और उन्हें हराने के लिए कुछ नया करना होगा। असानो पीछे से आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसके दांतों में फंसे नैनो के दिए एंटीडोट को यूज करता है जो कि उसकी स्पीड बढ़ा सकती है। इसके बाद कुरुगावा उस पे चाकू से हमला करने जाता है, पर केंगो की दी हुई फेक स्किन से वो उस हमले को रोक देता है। जिसके बाद वो फुटाबा की टेक्निक से कुरुगावा की गन को ऊपर कर देता है और शिंजो की दी हुई गम से उसकी गन को जैम कर देता है। इसके बाद कुरुगावा अपनी दूसरी गन निकालता है, पर उसे चीरो की टेक्निक से असानो डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद कुरुगावा हार मान लेता है और वो कहता है कि वो असानो की रिस्पेक्ट करता है क्योंकि उसने उसकी तरह मुश्किलों को देखकर जिंदगी से हार नहीं मान ली। जिसके बाद वो उसके हाथ में एक नोट देता है और उसकी फैमिली की सच्चाई के बारे में बताने वाला था, लेकिन तभी उसके गर्दन में कोई शूट कर देता है। वो मरते वक्त असानो से कहता है कि वो बिना डरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। उसी वक्त वहाँ सुई आता है जो कहता है कि शायद किसी असासिन ने कुरुगावा की जान ली है और उससे अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए शाबाशी देता है। कुछ टाइम बाद असानो उस नोट को पढ़ता है जो कि उसे एक ट्री के पास लेके जाती है जहाँ कुरुगावा ने अपनी बेटी को दफनाया था। वो उसकी बेटी को श्रद्धांजलि देता है और उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के बाद उसे एक अजीब सा आइटम मिलता है। इसके बाद जब वो मैंशन पे पहुंचता है सभी उसका स्वागत करने के लिए खड़े थे और वो खुश थे कि उसने अपना मिशन भी कंप्लीट कर लिया और सही सलामत वापस भी आ गया। पर फुटाबा देखती है कि चीरो दुखी है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि असानो जिंदा वापस आए। अगले दिन रेन असानो के लिए पार्टी करती है क्योंकि वो मिशन को कंप्लीट करने के लिए उसे थैंक यू कहना चाहती थी और उसने पार्टी के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स अपने हाथों से ही इकट्ठा किए थे। पर जब वो देखती है कि वहाँ चीरो भी है वो उसे वहाँ से जाने को कहती है, पर चीरो बताता है कि वो अपने साथ बियर शेयर लेके आया है। इसके बाद सुई मीट के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। उनके पकने के बाद असानो उसे कटोरी में निकाल कर मोत्सुमी को देता है, पर तभी वहाँ चीरो आकर उन्हें असानो के मुंह में ठूस देता है। तो वहाँ रिन आती है और उसे बीच में टांग अड़ाने से मना करती है। जिसके बाद वो दोनों खाने से ही लड़ना शुरू कर देते हैं, तो अपनी जान बचाकर वो चारों वहाँ से हट जाते हैं। मोत्सुमी उन्हें रुकने को कहती है। वहीं ओगा खाने के लिए कुछ लेने जाता है, पर एक रोल उसके मुंह पे जाके लगता है। उन्हें लग रहा था कि आज तो खाना उनके नसीब में ही नहीं है। तभी सुई अपनी टेक्निक का यूज करके कुछ खाने को कैच करके उन दोनों के लिए लेकर आता है, पर सुई कहता है कि असानो उसकी टेक्निक को यूज ना करे क्योंकि एक बार यूज करने पर ही उसकी ये हालत हो चुकी है। पार्टी के खत्म होने के बाद असानो उसी आइटम के बारे में सोच रहा था। उसे लगता है कि उस एक्सीडेंट के बारे में इसमें कोई इन्फॉर्मेशन होगी। मोत्सुमी उससे पूछती है तुम उसे खोल क्यों नहीं रहे। असानो बताता है कि उसे डर लग रहा है कि कहीं वो भी कुरुगावा की तरह ना बन जाए, क्योंकि अगर उसे पता चला कि उसकी फैमिली को किसी ने मारा था तो वो उनकी मौत का बदला जरूर लेगा। तभी मोत्सुमी उसके गालों पे पप्पी देती है और वो शर्माने लगता है और फिर से मोत्सुमी कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसके साथ रहेगी। तभी वो देखते हैं कि असानो ने उस डब्बे को गिरा दिया था और उसके अंदर एक कंचा था। तभी चीरो वहां आता है जिसकी आंखों से खून बह रहा था और वो बताता है कि उसमें रिकॉर्डिंग है, पर वो साथ ही उसे मारने की धमकी भी देता है। तभी रिन आकर उसे पकड़ लेती है तो वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद वो दोनों मैंशन में पहुंचते हैं, पर तभी अचानक से आयका असानो के कंधे पे बैठी हुई थी। असानो
उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो वो बताती है कि वो उन दोनों को असासिन से बचाने के लिए यहाँ आई है। तो मुत्सुमी बताती है कि उसी ने आयका को यहाँ बुलाया है, जो कि इसी मैंशन में रहकर काम करेगी। आयका बताती है कि वो जानती है कि उनके लास्ट मिशन पे क्या हुआ था, और वो उसकी जेब से मार्बल निकालकर शियोन को दे देती है, जो कि बताती है कि ये डैमेज हो रखा है तो इसे एनालाइज करने में टाइम लगेगा। आयका बताती है कि उसके सर की बाउंटी बढ़ चुकी है, तो बहुत सारे असासिन्स उसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। तो आयका उसकी मदद करना चाहती है और वो उसको असासिनेट करने की कोशिश करेगी ताकि वो बाकी असासिन से बचना सीख जाए। असानो कहता है कि तुम पागल हो गई हो क्या, पर मुत्सुमी कहती है कि ये तुम्हारे ही भले के लिए है। वहीं रात को हम देखते हैं कि असानो थक चुका है और मुत्सुमी उसके लिए चाय बनाने जा रही है, पर वो देखती है कि चीरो की चाय पत्ती खत्म हो चुकी है। तभी असानो की आंख खुल जाती है और वो कहता है कि वो नहा के आता है, उसके बाद चाय पिएगा। पर जब असानो नहा रहा था वहाँ आयका आती है और उससे कहती है कि नहाते वक्त भी उसे सावधान रहना होगा, और वो उसके ऊपर पॉइजन से हमला करने की कोशिश करती है। पर अचानक से ही उसे बिजली के झटके लगने लगते हैं। असानो समझ जाता है कि टाई ने गलती से एक ट्रैप को एक्टिवेट कर दिया है, तो वो साइड की दीवार को तोड़कर मेन पावर सोर्स को पकड़ लेता है और वो आयका के साथ बिजली के झटकों को बर्दाश्त करता हुआ उस सोर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो आयका से कहता है कि उसे भी ट्रेनिंग के वक्त सावधान रहना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ चीरो आता है, जिससे लगता है कि वो उसकी बहन को छोड़कर किसी और लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। तो चीरो एक टॉर्चर डिवाइस निकालता है जो कि वो असानो पे यूज करने वाला था। उस बेचारे को अपनी जान और इज्जत दोनों ही बचानी पड़ रही थी। पर उन सब की हरकतों को देखकर मुत्सुमी को लगता है कि आयका बड़ी ही जल्दी उसकी फैमिली में घुल मिल रही है। इसके बाद असानो अपने अगले मिशन के लिए जा रहा था। तभी पीछे से मुत्सुमी आती है क्योंकि वो अपना फोन भूल गया था। तभी उसके फोन पे किसी काओरू का कॉल आने लगता है और असानो जल्दी से उसके हाथों से अपना फोन लेता है और अपने मिशन के लिए निकल जाता है। ये देख के आयका को उस पे शक हो जाता है और उसे लगता है कि असानो का किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। आयका बताती है कि वो कई दिनों से उस पर नजर रख रही है और उसे लगता है कि वो कुछ छुपा रहा है क्योंकि कई दिनों से वो अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। अगले दिन असानो मुत्सुमी के साथ डेट पर जाता है और वो उससे पूछता है कि आखिर वो गुलायत को क्यों साथ में लाई। मुत्सुमी बताती है कि गुलायत सिर्फ फैमिली के हेड के साथ वॉक पे जाता है और वो एक स्पेशल ब्रीड है जिसमें कई तरह की मॉडिफिकेशंस की गई है। तभी अचानक से गुलायत का साइज बढ़ता चला जाता है और मुत्सुमी बताती है कि वो एक गार्ड डॉग है जो कि कई 100 सालों से उनके फैमिली के हेड्स की रक्षा करता हुआ आया है। मुत्सुमी उसके ऊपर बैठ जाती है और वो असानो को भी अपने साथ बैठने को कहती है, पर गुलायत उसे पूंछ से मारकर गिरा देता है। मुत्सुमी समझ जाती है कि गुलायत असानो को पसंद नहीं करता, तो वो उसे उसका पट्टा पकड़ने को कहती है। पर इसके बाद गुलायत दौड़ने लगता है और वो इतनी तेज था कि वो बुलेट ट्रेन को भी पीछे छोड़ देता है और उस पट्टे को पकड़ने में ही असानो की बुरी हालत हो रखी थी। और जब गुलायत रुकता है असानो की हालत पतली हो चुकी थी। इसके बाद कुछ बच्चे गुलायत के साथ खेलने के लिए वहाँ आते हैं और जब मुत्सुमी उनके पास आ रही थी, गुलायत नोटिस करता है कि उनमें से एक बलून में बॉम्ब अटैच है जो उसी वक्त फट जाता है, पर असानो सभी को बचा लेता है। पर ये देख के गुलायत को गुस्सा आ जाता है, तो वो बॉम्ब के टुकड़ों को सूंघता है और इसको यहाँ पहुंचाने वाले बंदे की लोकेशन ट्रैक करता है। वहीं मुत्सुमी उन टुकड़ों को अपने फोन से एनालाइज करती है और वो बॉम्बर से बात करने लगती है, जो कि कहता है कि वो उसे मारना चाहता था और उससे कहता है कि वो यूजलेस है क्योंकि उसमें थोड़ी सी भी पावर्स नहीं है। पर मुत्सुमी उससे कहती है कि तुमने मेरी फैमिली के साथ पंगा लेकर गलती कर दी। उसी वक्त गुलायत दरवाजा तोड़कर वहां पहुंच जाता है और वो जोकर समझ जाता है कि उसका अंतिम दिन आ चुका है। इसके बाद गुलायत मुत्सुमी के पास वापस आता है। तभी उसे एक कॉल आता है और उसे याद आता है उसे तो घर जाना था। तो मुत्सुमी गुलायत को कहती है कि वो उन्हें घर ले चले और इस बार वो असानो को भी ऊपर बैठने देता है। असानो खुश था कि वो समय पे घर पहुंच गया था और आयका अचानक से ही उस पे हमला कर देती है और वो उसे धोखेबाज बुला रही थी। आयका उसे एक फोटो दिखा के बोलती है वो जानती है कि वो एक लड़की को डेट कर रहा है। ये सुनकर चीरो एक और टॉर्चर डिवाइस लेके वहां पहुंच जाता है और वो उसे टॉर्चर करने ही वाला था। तभी दो हिनागिकु के मेंबर्स वहां पहुंचते हैं। असानो उसे याद दिलाता है कि वो उस आइटम को सीक्रेटली उसे देने वाली थी, पर वो जानती है कि इसके चक्कर में वो मुसीबत में फंस चुका है, तो वो उसकी मदद करना चाहती है और वो वहां अपने ग्रैंडफादर के साथ आई थी जिनका की नाम काओरू था। तभी मुत्सुमी को समझ में आता है कि उस दिन उन्हीं का ही असानो को कॉल आया था। वो बताते हैं कि वो असानो के साथ सीक्रेटली काम कर रहे थे एक चीज को लाने के लिए और हम देखते हैं कि वो आइटम चीरो की वही फेवरेट चाय पत्ती है जो कि खत्म हो चुकी है। ये काफी रेयर है, पर इसके इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करने के लिए असानो बहुत सारे खतरनाक मिशंस पे गया था क्योंकि वो चीरो का उसका ध्यान रखने के लिए थैंक यू कहना चाहता था। तो सभी समझ जाते हैं कि असानो निर्दोष है। वहीं चीरो गिल्टी फील करने लगता है क्योंकि वो असानो को इतनी बुरी तरह से ट्रीट करता है और उसने इतना सब कुछ उसके लिए किया था। आयका रोते हुए उससे माफी मांगती है, पर चीरो कहता है कि वो मर जाएगा पर इस छोकरे
से माफी नहीं मांगेगा। तो मोत्सुमी गोलायत को चिरो के ऊपर बैठने को कह देती है। वहीं मोत्सुमी चाय के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है और वो खुश है।